अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसकी इतनी ज़्यादा इंतज़ार हो शिद्दत से और उसकी इतनी तैयारी भी की हो, लेकिन उसमें से कुछ कोई काम की बात निकले नहीं, सिवाय इसके कि आप मुलजिमान के नाम और निशानदही कर दें और बता दें कि भाई जिसको भी ये मिले हमें इत्तला कर दीजिए, 25 लाख रुपये आपको इनाम दे देंगे। इसके बाद बात होगी निज़ाम कानून और इंसाफ की कमज़ोरियाँ खुल खुल के हमारे सामने आती जा रही। खासतौर पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये ख़वातीन के लिए मददगार क्यों नहीं है, इस पर आज हम जरूर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। उसके बाद समाजी दबाव और मुतासरीन की हिचकिचाहट, यहाँ पे जो दोज हु आर इन पावर उनका रवैया, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनकी बातें, उनके लहजे, उनकी तजावीज़, ये सब रोकती हैं ख़वातीन को आगे आकर इस तरह के ट्रॉमाज रिपोर्ट करने में। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुजरपुरा ज़्यादती केस में जो मुलज़िम हैं उस हवाले से आज तमाम पंजाब हुकूमत जो थी उसने एक बाकायदा एक लंबी कतार में बैठ के जो हर टॉप ऑफिशियल था वो उसने एड्रेस किया अवाम को। और ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकला क्या, जिसका हम सब बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। क्या पंजाब हुकूमत ने इन 72 घंटों में ढूंढा है, पुलिस ने क्या ढूंढा है, उन्होंने आपके सामने रख दिया है, जरा सुनिए। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुलजमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मेरी कुछ देर कबल मुतसरा खातून से भी रब्ता हुआ और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। एक लड़का है आबिद अली नाम का, जो कि रहने वाला है फोर्ट अब्बास का, उसकी तरफ ये सारी चीज़ें जाती हैं। हम उसके साथी तक भी पहुंच गए जिस पे हमें एटलीस्ट 95-96% हमें कंफर्म्ड हैं, बिकॉज उस मौके पे वो भी वहाँ पे उसकी मौजूदगी पाई जाती है। एक गांव है किला सतार शाह, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया का है। जो इसके साथ शरीक मुलजिम है वो अली टाउन किला सतार शाह शेखुपुरा, वो भी वहीं का रहने वाला था। हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए। जी, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है जहां पर ये तमाम जो बैकग्राउंड में काम किए गए वो जरूर बता दिया गया, लेकिन अभी तक हमें ये पता है कि मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किए गए या हो नहीं सके हैं। इसका भी जो उन्होंने मलबा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बातें, कुछ डिटेल्स जो थी वो लीक हो गई थी। अब ये चीजें लीक ना हो, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये जिम्मेदारी ऑफकोर्स पंजाब पुलिस की और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये भी इनका अपना ही काम था। लेकिन बहरहाल जी जो बातें सामने आई हैं जरा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं उन मरदूदों की शक्ल भी और जरा उनके करतूत भी आपको बताएंगे। गुजरपुरा ज्यादती केस में जो मुलजिम है पहला आबिद अली उसका नाम है, उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, पता फोर्ट अब्बास भावलनगर। क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, 8 मुकदमात ऑलरेडी इसके ऊपर कायम है। 2013 में डकैती के दौरान मां बेटी से ज्यादती में भी मुलव्विस था। मतलब अब आप सोचिए, घर में बैठी खातून भी बिल्कुल महफूज नहीं थी इनसे। और ये हमारे सीसीपीओ साहब फरमाते हैं कि रात को वो खातून कर क्या रही थी सड़क के ऊपर। तमाम मुकदमात में खुदा के फजलो करम से ये जमानत पर रिहा हुए, जिसके बाद तमाम मुद्दई पर दबाव डाला गया और तमाम 8 मुकदमात में फिर ये बाइज्जत बरी भी हो गए, इंक्लूडिंग दैट रेप का मुकदमा जिसमें उन्होंने माँ और बेटी को निशाना बनाया था और ये डराते रहे, धमकाते रहे। आबिद के नाम पर 4 सिमें थी, एक सिम जो मुलजिम इस्तेमाल कर रहा था उसके नाम पर वो नहीं ली गई थी। मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, मगर आबिद और उसकी बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर खेतों में फरार हो गए। तो जनाब ये पहले मुलजिम की आपने दास्तान सुन ली, जो कि इसी सिस्टम से कबड्डी खेलता हुआ 8 मरतबा जो है वो दोबारा बाहर शुतर बेमहार फिरता रहा ताकि वो एक और वारदात कर सके। दूसरा मुलजिम नाम वकारुल हसन, उम्र इसकी 37 साल है, पता फेरोज वाला शेखुपुरा। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके भी हैं, डकैती के 2 मुकदमात हैं और 14 दिन पहले ही ये जमानत पर रिहा हुए थे। इसके घर पे भी छापा मारा गया है लेकिन वो फरार हो चुका है। बहुत सवालात यहाँ पर जो है वो जन्म लेते हैं। एक तो सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे, लोगों का ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे। हर कोई ये सवाल पूछता है क्या ये वही मुलजिम है, कहीं कोई पुराने मुकदमात के निकालकर, कोई पुरानी शीट से निकालकर जो बंदे हैं उनको तो नहीं दोबारा सजा देने लगे। फिर ये भी कि भाई क्या जो ये मुलजिमान अगर इन पे मुकदमात थे तो ये कर क्या रहे थे बाहर,
क्यों सिस्टम इनको सजा देने में कामयाब नहीं हुआ? क्या इसी तरीके से अगर पकड़े जाए मुलजिम तो खवातीन के खास तौर पे जो संगीन उन पे जराइम होते हैं तो वो छुट जाया करेंगे दोबारा, इससे पहले कि वो किसी और को निशाना बनाया करें? ये बहुत सारे सवालात और पंजाब पुलिस की उसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें शफाफियत, बड़े उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं जिन पे मुतमईन करना होगा खुद ही पुलिस को। और खास तौर पे हमें जो आप नजर आया कि सीसीपीओ को इस तमाम कार्रवाई से, इन तमाम मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। अब वो नजर नहीं आए हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। एतजाज हसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपको मैंने इसलिए दावत दी, 2-3 कानूनी नकात पे मुझे आपसे राय लेनी थी। सर ये तो पहले बताइए कि 8 मुकदमात हों, फिर वो सुलह हो जाए, फिर वो दबाव डले, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सिस्टम से किस तरह से जो है, हालांकि इतने शक्ल से लग भी नहीं रहा कोई जैसे कहते हैं एजुकेटेड होंगे या इनका कोई नो हाउ होगी, लेकिन ये किस तरह से हमारे सिस्टम से ये लोग एस्केप करते हैं, दोबारा आते हैं, दोबारा क्राइम करते हैं? इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें फैक्टर्स जिनको हमको देखना है वो ये है कि एक तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश किसी मेहनत के साथ की जाती है और हो जाती है, अक्सर ये नैब केसेस में भी तफ्तीश में काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में उसी मुकदमे को जब तफ्तीश के मानी है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत को कलेक्ट करना, ये सिर्फ उसका काम है तफ्तीश का। इस केस में डीएनए रिपोर्ट्स और बाकी उनकी कोई अगर चीज़ें वहाँ रह गई हैं, मौके पे कोई ऐनक छोड़ गया है कोई मुल्जिम या कुछ जो भी, तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। उसके बाद दूसरा स्टेज होती है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के मतलब है कि वही एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया तफ्तीश के तौर पे, जिस तरह आप देखते हैं कि नैब केसेस में इतना एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, इतना एविडेंस, ये टीटियां जो शरीफ खानदान की आई हैं मिसाल के तौर पे, ये बहुत एविडेंस है, बट इसको प्रोसिक्यूट करना है, अदालत में पेश करना है कुछ ज़ाब्तों के मुताबिक जो कानून शहादत के तहत ज़ाब्ते हैं कि किस तरह उसकी प्योरिटी ऑफ द सबूत रहे और वो अदालत के सामने पेश हो। वहाँ कमजोर है हमारे सारे इदारे, और उधर कोई नहीं सोचता, उधर कोई नहीं सोचता, इसलिए एक्विटल्स हो जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सजाओं में अब उम्र कैद दे देते हैं। उम्र कैद होती है 25 साल। 25 साल में से भी जब वो रिहा हो जाता है, वो 16-17 साल बाद वो रिहा हो जाता है, इस वजह से कि उसको रिमिशन मिलती रहती है। ईद आई तो 6 महीने की रिमिशन हो गई, कुछ नई गवर्नमेंट आई तो 6 महीने की रिमिशन हो गई, गुड कॉन्डक्ट पे हर महीने में 3 दिन रिमिशन हो गई। वो अल्टीमेटली काउंट करते हैं तो 16-17 साल बाद। 30 साल का बंदा उसने जुर्म किया होता है, 47 साल में वो बाहर आ गया होता है और वो बदला लेने में निकला होता है अपने, और फिर वो कत्ल का सिलसिला चलता रहता है। तो ये एक दूसरा फ्लॉ है। तीसरा फ्लॉ ये है, मैं समझता हूँ कि एक हमारे यहाँ एक ऐसा प्रिजन 1-2 होने चाहिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल, उनमें इस किस्म के कैदियों को भेजना चाहिए। उसमें क्या होगा, उसमें एक तो होगी कि लाइफ सेंटेंस पूरा होगा, 25 साल नहीं होगा, लाइफ विल मीन द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा। दूसरा, वो आइसोलेशन में कैद हो, तन्हाई में रहेगा, कोई उसके नहीं उसको होगा। तीसरा, जब वो इस तरह रहेगा तो वो हर रोज मरेगा, हर रोज। सजाए मौत के बारे में जो पीपल्स पार्टी का व्यू है कि हम उसके खिलाफ हैं, एक तो हमारी मुखालफत इस वजह से है कि हमारे शहीद कायद को सजाए मौत हुई थी। अगर वो सजाए मौत ना होती तो रिव्यू पिटीशन उनके खिलाफ उतना बुरा घटिया केस बनाया है, उसका जजेस ने जुडिशियल मर्डर किया है। जी जी, सो कैपिटल पनिशमेंट के आप लोग खिलाफ है, समझ में, अंडरस्टैंडेबली। हाँ हाँ, बट आई थिंक इसके बरअक्स अगर वो तो आजाद हो गया, जो कैपिटल पनिशमेंट को फांसी की सजा हुई, तो गया जहाँ गया, जहन्नम गया या कहाँ गया, हमें
उसको वो इबरत का निशाना तब बनेगा कि जिस अमेरिका में है मैक्सिमम सिक्योरिटी ठीक है, हर उठती हर सांस में उसको याद रहे कि उसका क्राइम क्या था। इस केस में इत्तेजाज साहब भी सर देखिए, जिस तरह से तफ्तीश हो रही है और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब वो खातून थोड़ा घबरा रही हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि जिस तरह की एक पोजीशन ले ली खुद सीसीपीओ साहब ने, वो वहां पे घबरा गए। फिर हर किसी का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह के वाकया जिन्होंने इतनी गहरी छाप डाली हो इस मुल्क के हर शख्स के जहन में, खास तौर पे खवातीन जो है वो बहुत सहमी हुई हैं। सर, इसमें रियासत को खुद मुद्दई नहीं बन जाना चाहिए ताकि पता चले कि रियासत मीन्स बिजनेस? नहीं, रियासत मुद्दई है, मुद्दई रियासत ही होगी। मुद्दई केस होगा स्टेट वर्सेस जो भी मुल्ज़म होगा उसका नाम नहीं तो एफआईआर उसकी। और ये खातून जो जिनको पे ये जबर और जुल्म हुआ है, ये she'll just be a witness, like any other witness. But the prosecution will be state versus criminal prosecutions are the state's job to वो इंडिविजुअल पे नहीं छोड़ते। अच्छा, कानून जो है, लेकिन इसमें एक दो चीजें और बड़ी हैरत अंगेज है जिसकी तरफ कोई सोच ही नहीं रहा जी। मैं कल गुजरा हूँ उसी जगह से, इत्तेफाक से मैं बाहर से आ रहा था तो उसी जगह से गुजरा हूँ, और उस जगह पे मौके का इसलिए पता लगा कि वहाँ बहुत सारी आपकी DSNGs और कैमराज वैमराज और रिपोर्टर्स फिर रहे थे। तो हमने कहा कि ये वो मकाम है। दैट मकाम इज 200 yards फ्रॉम दी वो जो टोल प्लाजा, मोटरवे टोल प्लाजा, वहाँ 200 yards हो रहे। अच्छा, अब टोल पे जो मैं निकलता हूँ, मैं जिस वक्त चढ़ता हूँ रिंग रोड पे या मोटरवे पे, और जिस वक्त उतरता हूँ विदिन 5 minutes मुझे ये पूरी इतला आ जाती है कि मेरी गाड़ी किस वक्त दाखिल हुई, किस वक्त उधर से वो निकली। अब एग्जैक्ट डेट, अब मैं 1:43 और 29 सेकंड पे उसी टोल से गुजरा हूँ, लेकिन आज अब वो उस टोल से जितनी गाड़ियां गुजरी होंगी, ये भी शेम एंड नेम एंड शेम होना चाहिए। ठीक है, वो गाड़ियां गवर्नमेंट को चाहिए उनकी सारी लिस्ट छापे कि ये गुजर के गए हैं वहां से, जिन्होंने कई बीच में से सोचते होंगे कि भाग जाए। सर सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है इत्तेजाज साहब, बिकॉज कोई भी इंसान जो है वो नहीं पढ़ना चाहता ऐसे मामलात में। दिस इज रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, ये सही है। हम डरते हैं पुलिस के मामलात में पढ़ने में, हम थाने जाने से कि हमें बुलाया जाएगा, हमें हिरासा किया जाएगा। ये सिस्टम के फ्लॉ है ना, जिसकी वजह से एक आम सिटीजन सामने आता ही नहीं है ना मदद करने या इस पे गवाही देने। ये बदलना पड़ेगा, ये रवैया बदलना पड़ेगा। ये जब तक रवैया नहीं बदलेगा, ये वो जो वसी शाह ने कहा कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। ये वो CCPO सिर्फ नहीं बदलेगा जी, CCPO की, इस किस्म के CCPO की मुआशरे में जगह ही नहीं होनी चाहिए, तब बदलेगा। माशरा भी साथ बदले। माशरा जो ये सुन रहा है, बहुत सारे लोग एग्री करते हैं विद CCPO। मैं तो हैरान हूँ। जी जी, मैं तो आज ये डेमोन्स्ट्रेशन पे भी गया हुआ था। अच्छा, लाहौर में, बट वहाँ तो खैर हम ख्याल लोग ही थे, पर वो जितना बता रहे थे कि फलाद भी मुझसे ये कर रहा था कि ये खातून का भी कसूर है, उसने ये क्यों किया। ये विक्टिम को नेम एंड शेम करना, ये तो बड़ी ही दकियानूसी बात और है। सर मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से आप मॉरली उस क्रिमिनल का साथ भी देते हैं जब आप किसी विक्टिम को बिल्कुल उसका साथ देते हैं, उसकी मिटिगेशन करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उसके ऑफेंस की मिटिगेशन होती है। बिल्कुल, कि वो क्या करता, वो एक ऑस्ट्रेलिया में एक मुसलमान प्रीस्ट है जिसने कहा कि ये औरतें जो ऐसा लिबास पहन के चलती हैं जिसमें टांगे नजर आती हो और बाजू नजर आती हो, दे आर कैट्स मीट, ये बिल्ली तो इनको खाएगी। अब
دنیا ساری میں عورتیں اور پارسا عورتیں ان کے لباس کا یہ ہے، ان کی ٹانگوں پہ نہیں ہوتا بالکل جی کپڑا جی، کسی کے بھی کردار کا تعین اس کے لباس سے نہیں کیا جا سکتا، اور خاص بالکل، اور کسی کی کرائم کا بھی تعین اس بات سے نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے ساتھ کرائم ہوا ہے اس نے کیا پہنا ہوا تھا۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پر میں آپ بات چھوڑ کہ بھئی جو خواتین اور مرد کے ساتھ ہمارا اتنا دورہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ جو ہم نے رولز آدمیوں کے لیے اس معاشرے میں رکھے ہیں وہ خواتین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی کرائم کرتا ہے تو پھر اس کو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دیا جاتا ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ جو خاتون ہے اس نے پہنا کیا تھا، یہ اس آدمی کی تربیت کیا ہے، اس کا کوئی بچپن میں ٹراما تو نہیں ہے، لیکن اس خاتون کو جس کے ساتھ کرائم ہوا ہوتا ہے ہم کیوں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے؟ ایک غلطی کہ پیٹرول چیک نہیں کیا، کیا اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ اس خاتون کے اوپر ہی سوال اٹھا دیں؟ وہ سوال جو یقیناً روزانہ ہر گھنٹے ہر سانس پہ اپنے آپ سے پوچھتی ہوگی، لیکن اس کو سوال پوچھنا نہیں چاہیے، اس کو سوال پوچھنا ہے اپنی ریاست سے کہ وہ ریاست کہاں تھی جب میں نے فون کر کے اسے مدد کے لیے پکارا تھا، پریونٹ کیوں نہیں کیا، اس نے روکا کیوں نہیں اس کرائم کو، بجائے اس کے کہ جب ایک کرائم ہو وہ مجھ سے ہی سوال کرے۔ بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ خواتین موجود ہوں گی، خواتین سے ہی بات ہوگی جس ایشو پر آدمی جو ہے وہ بے شک اپنی رائے دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو صحیح گریوٹی آف سچویشن ہے اور یہ جو غصہ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ کو خواتین ہی سمجھائیں گی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گجر پورہ زیادتی کیس جو ہے اس کے حوالے سے ملزمان کی جو ایک آج پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں ان کی آئیڈینٹی ریویل کی گئی ہے، اس سے کتنے مطمئن ہیں ہم پورے تفتیشی عمل سے خاص طور پہ، اور یہ جو ملزم ریویل کیے گئے ہیں لیکن ان کو پکڑا نہیں گیا، تو کیا اس ملک کی خواتین اپنے آپ کو کیا پہلے سے محفوظ محسوس کر رہی ہیں، اور کیا ان کو صرف پکڑنا ہی ہمارا مقصد ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 2013 میں اس میں سے ایک جو ملزم ہے اس نے واردات کی، ایسی ہی ریپ کیا کسی کے گھر میں گھس کے، لیکن جب صلح ہو گئی وہ باہر نکلا اور دوبارہ اس نے وہ کرائم کیا ہے۔ سو ایک بڑی اس کی ڈیٹیلڈ بحث ہونا ضروری ہے پروگرام کے سلسلے میں۔ آج ملک کے طول و عرض میں خواتین باہر نکلی ہیں اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے رجسٹر کروایا ہے۔ سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے، خواتین خود کو کیسے محفوظ فیل کر سکتی ہیں، اور یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ بات کہیں، جو جواب انہوں نے دیا almost everyone said سب سے پہلے سی سی پی او کو ہٹائیں۔ تو یہ جی عوام کی آواز ہے، سنی خواتین نے کیا کہا۔ سی سی پی او نے جو بیان دیا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ وہی ہے جو شاید ریپ کرنے والا جو بندہ ہے، جو عورت کو سمجھتا ہے کہ اگر یہ باہر ہے تو میں اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہوں، اس بندے کو فوراً معطل کیا جائے۔ جتنے مسوجنسٹ اور سیکسسٹ لوگ سی سی پی او لاہور کی طرف بیٹھے ہوئے ہماری صفوں میں، ان کو نکالیں۔ ایک پولیس آفیشل ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں وکٹم کی غلطی ہے، تو پھر آپ باقیوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ جسٹس سسٹم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ مجھے بلیم کرنا ہے تو میں کیوں آؤٹ فرنٹ آؤں؟ اتنے میچور بیانات پہ میں کوئی رسپانس ہی نہیں دینا چاہتی، انہیں سسپینڈ ہونا چاہیے بس۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ 12 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلے؟ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ It's very unacceptable because the thing is کہ ہم یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ رات کے 12 بجے وہاں پہ وہ سارے کیا کر رہے تھے جو ریپسٹ ہیں۔ یہ جو سوچ ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ خراب عورت ہے، اس نظام کو، اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ بڑا غصہ ہے جی خواتین کو۔ یہ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ کتنے ٹون ڈیف ہے ہماری سیاسی قیادت۔ میں صبح سے ٹویٹس دیکھ رہی ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے، شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مبارک ہو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، آئی جی پنجاب کو، سی سی پی او لاہور کو اور پوری ٹیم کو۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیے کہ خاتون جو ہے ایک شہر کے آؤٹ سکرٹس پہ ان کے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے، ملزمان صرف آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے، اور وہ کیسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ ایسے کرائم کو جو پریونٹیبل تھا اگر صرف وہ فون لائن پہ کوئی موجود ہوتا اور وہ خاتون کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا۔ اس سے آگے بڑھے جی، پھر پی ایم ایل این کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ جو فورینسک لیبورٹری ہے اور یہ جو پورا یہ سسٹم ہے یہ تو پی ایم ایل این نے بنایا تھا نا۔ سو اس موقع پہ کریڈٹ لینے کی ایک ریس ہے ہر کسی کی، اور اس کے جواب میں بھی پھر پی اے ٹی آئی نے ان کو بتا دیا کہ نہیں یہ تو پرویز الہی صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ میں ہاتھ جوڑ کے تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ایشو کے اوپر پلیز سیاست کرنا چھوڑ دیں، ہمیں بخش دیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، آپ نے ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں ملزمان پکڑ کے دیے جائیں اور انشور کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کی واردات جو ہے اس کو پریونٹ کیا جائے گا۔ پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے، مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں، ربیہ باجوہ کرمنل لا ایکسپرٹ ہے، بہت شکریہ ربیہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مہوش حیات بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اس وقت شوٹ کر رہی ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے کہا کہ وہ ضرور اس ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہے بیکاز ہر طبقے کی خاتون
مرد حضرات بھی اپسیٹ ہیں، بٹ جو خواتین جتنی اس وقت اپسیٹ ہیں اور جتنا غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں، وہ ضرور ہمیں بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. وائی آر وی سو ہنگ اپ آن دس آئیڈیا کہ بھائی اس طرح کی سوچ کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے پولیس فورس میں. آپ کے ساتھ آغاز کروں گی مہوش. یہ مجھے بتائیے کہ آج انہوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ملزمان، تصاویر بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی. از دس انف؟ یہ کافی ہے؟ السلام علیکم آریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سلام تمام پینلسٹ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی. آج فائنلی جو ہے یہ پکڑا گیا ہے بندہ، اور اس کے لیے دیکھیں بہت آئی تھنک دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ فار پاکستان. جس طرح خواتین، جس طرح مرد نکلے ہیں سپورٹ میں، لیکن جو یہ ہینگنگ ان پبلک والی جو بات ہے یا ناٹ ہینگنگ ان پبلک والی جو بات ہے، آئی تھنک ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں 1981 میں پپو کیس میں جب پبلک ایگزیکیوشن کی گئی تو پھر اس سے کیا ہوا، 10 سال تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے، سو اٹ واز اے ڈیٹرنٹ، اٹ ورکڈ ایز اے ڈیٹرنٹ. بٹ زینب کے کیس میں ریپسٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، بٹ کیا ریپ کیسز رک گئے؟ کیا یہ چیز ختم ہو گئی؟ تو وی نیڈ ٹو ایڈریس دا ڈرائیورز. جو مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں جو سینئر پولیس آفیسر صاحب نے جو بولا، یہ انفارچونیٹلی ہماری میجورٹی مرد حضرات کی جو ہے نا وہ سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ اس ٹائم نہ نکلو، یہ نہ پہنو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. کیوں ہمیں ایسا سسٹم نہیں مل سکتا؟ کیوں ہمیں ایسی سیکورٹی نہیں مل سکتی جو سنگاپور میں پرووائڈیڈ ہے عورتوں کو، خواتین کو؟ دبئی میں کوئی ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا غلط نظر سے کسی عورت کو. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کے مائنڈ سیٹ، وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح کی تعلیم ہے، آئی تھنک ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. لاز ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. اور جو یہ بندہ پکڑا گیا، میں یہ کہوں گی کہ اس کو یہ ہیومن رائٹس کی جب بات آتی ہے، دیکھیں انسانی حقوق انسانوں کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو درندے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی قسم کی ہمدردی علی. لیکن پھر بھی جو مہوش یہاں پہ ایک رول آف لا اور ایک پروسیجر تو فالو کرنا ہی ہوگا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے. مہر، میں آپ کو اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو پریس کانفرنس ہم نے آج دیکھی ہے، میرے لیے تو میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں بالکل. ٹھیک ہے، وہ جان مار رہے ہیں، وہ جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ جتنی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، دس از ناٹ انف فار می ایٹ آل. اس وقت I don't think it's enough for anyone. مجھے تو بڑا تعجب ہوا ہے کہ آپ نے اتنے اہتمام سے ایک پریس کانفرنس کی ہے بتانے کے لیے کہ آپ نے تعین کر لیا، آپ کو پتہ لگ گیا وہ کون ہے، مگر وہ فرار ہو گئے. آپ نے کارڈن آف نہیں کیا ایریا، آپ نے ادھر ایک اور نفری نہیں تعینات کی کہ ادھر سے آئیں گے. آپ سامنے کہہ رہے ہیں کہ وہ اور بیوی نکل گئے کھیتوں میں. کتنی ولڈرنس ہے، کتنے کھیت ہیں جدھر آپ ادھر سے کال کر کے آئی مین اٹس ریڈیکولس. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے اتنے لوپ ہول سسٹم میں دکھائی دیتے ہیں. میں مہوش سے اگری کرتی ہوں، ذہنیت کا ایک جو پہلو ہے وہ تو انٹو اٹ سیلف ایک پورا ایک ٹاپک ہے ٹو ڈسکس. مگر یہ مجھے لگتا ہے یہ ایموشنل، کیا کہیں گے آپ اس کو، ایموشنل اپ ہیولز اور جذباتی کہ بھئی کیسٹریٹ کر دو اور یہ پبلک ہینگنگ، دس از فائن، لیٹس ہیو اے پبلک ڈیبیٹ آن اٹ، وی نیڈ اے پبلک نیشنل پالیسی. مگر دیکھیں ادھر آپ کے سوشل اور لیگل رکاوٹیں، آبسٹیکلز ہیں سسٹم کے اندر جو آپ نے پار کرنی ہے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں یہ اس لیے کہوں گی بیکاز سم ٹائمز ہم بہت زیادہ ایک ڈارک پکچر کر دیتے ہیں. کسٹوڈیل ریپس بھی ہوتے تھے، پھر قانون سازی ہوئی، پناہ گاہوں میں عورتوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. کسٹوڈیل ریپس، جیلوں کے اندر ریپس عورتوں کے رک چکے ہیں. GBV کورٹس جو کھلے ہیں وہ بڑا ریپ وکٹمز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نیو گائیڈ لائنز کے اوپر بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. اب کون سے ایشوز ہیں جو ہم نے ابھی تک لوپ ہولز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ استغاثہ بڑا کمزور ہے، بڑی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے کیس کی شروع کے اندر، آپ کی ویک کلیکشن آف ایویڈنس ہے، کوریبوریشن آف ایویڈنس بڑی کمزور ہے. یہ وہ پہلو ہیں جو جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہے انٹیلیجنس آفیسرز کو. MLOs جو ہیں وہ بڑے فار اینڈ وائڈ اینڈ ویری فیو ہیں اور ان کی پوسٹنگز جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی. دیز آر تھنگز وچ نیڈ ٹو بی. اگر یہ لوگ کرنا، بیکاز میں کسی کی نیت پہ نہیں جاؤں گی، مجھے پتا ہے آپ بالکل بہترین فرمایا ماریا کہ طول و عرض میں غم و غصہ ہے. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں مہوش کی کہ یہ پہلی دفعہ ہم اٹھ گئے. انفارچونیٹلی ہم ہر ایک ایسے سانحے کے اوپر ہم کہتے ہیں آج ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر جب تک ریفارمز اور اصلاحات نہیں آئیں گی نا، یہ اجتماعی جو ضمیر ہماری ایک زینب قتل جنجوڑا جاتا ہے نا، سب سے بڑی ایگزامپل ابھی ریسنٹ کی، کسی کو بھی نہیں یاد بھولا ہوگا کہ اس دوران کیا ہوا. اینڈ اس پبلک ہینگنگ سے کیا nothing changed. کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا. اس ہفتے 4 کیسز ہیں بچوں کی molestation اور ان کے قتل. اس ہفتے انشور کرنا ہے کہ یہ سوچنے سے بھی پہلے جو ریپسٹ ہے اس کو یہ پتا ہو کہ بھئی میری تو شامت آ جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا اور میرے ساتھ ہوگا کیا. یہ سسٹم بڑا تگڑا ہے. کنوکشن ہو آپ کو کہ امپلیمنٹیشن آف لا، رول آف لا ہوگا. مگر جب CCPO خود کہے کہ ادھر تو رول آف لا نہیں ہے، یہ فرانس نہیں ہے، ادھر ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، اپنا خیال کر رہے ہیں. جو آپ نے خواتین والی بات کی نا، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور کچھ فگرز نکالے ہیں. عدلیہ میں اور پولیس کے
महकमे में, प्रोसिक्यूशन में कितनी खवातीन है यहाँ? बिकॉज हमें जेंडर सेंसिटिविटी चाहिए, जेंडर बैलेंस भी इसलिए चाहिए बिकॉज एक तफ्तीशी अफसर अगर आदमी हो और उसको रिप्लेस कर दें तफ्तीशी अफसर कोई खातून से, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। ना सिर्फ सवालात की नौयत पे एक एम्पैथी होती है और किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ये इसमें तो कोई बात डिबेटेबल है ही नहीं। अदलिया में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जाहिर सी बात है केसेस अगर खवातीन के पास जाएंगे तो एक डेफिनेटली एक और लेयर ऑफ इमोशन और एम्पैथी होती है, कानून के बेसिस पे ही फैसले होते हैं। लेकिन बहरहाल आला अदलिया में जो खवातीन है उनकी तादाद देख लीजिए, 6 है। ज़िले अदालतों में 432 खवातीन है हमारे इस पूरे मुल्क के अंदर। महकमा पुलिस में खवातीन की तादाद आपको दिखा दें, 2017 की रिपोर्ट है, मजमूई जो पुलिस की नफरी है वो 4 लाख है और खवातीन पुलिस पता है कितनी है, ये देख लें, 6,500। तनासुब क्या है? 1.5%। ये 25% होना चाहिए जिस मुल्क में आधी आबादी खवातीन पे मुहित हो। हाँ जी, 51% ना, बल्कि आधी से भी ज्यादा। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी खवातीन इस पुलिस फोर्स के अंदर हैं। खवातीन प्रोसिक्यूटर जनरल का जरा हम दिखाना चाहते हैं क्या कोटा है। वकील इस्तिखासा जो होती है तमाम सूबों में सरकारी वकला में 10% खवातीन प्रोसिक्यूटर का कोटा रखा गया है। पंजाब में इस वक्त कुल 109 है, सिंध में 29 है, खैबर पख्तूनख्वा में 30 है, बलोचिस्तान का हमने डेटा ढूंढने की कोशिश की, हमें इस वक्त तक नहीं मिला। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये नाकाफी हैं, ये नाकाफी हैं इस मुल्क में इस आबादी के तनासुब के हवाले से। पाकिस्तान में सरकारी वकील के मुकदमात में सजा की शरह आप देख लें, दुनिया में जो महज़ब ममालिक है, हमने एक नई यूनाइटेड नेशन एशियन फार ईस्ट इंस्टीट्यूट की स्टडी निकाली है और सबसे ज्यादा 99% जापान में है, जिसमें मुकदमात के जो हैं वो विक्टिम उससे मुतमईन होता है, मुतमईन उसकी थ्रू आउट द प्रोसेस से। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम है। इवन भारत में 37,000 है, 37% है। हालांकि वहां पर भी जो रेप के मुकदमात है उनकी जो शरह है वो दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन रिलेटिवली हमसे बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छी है, वहां भी बहुत बुरे हालात है। रबिया, मैं आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज अभी मैं इसमें से देख रही थी एक मुलजिम 2013 में एक माँ और उसकी बेटी को घर में घुस के उसने ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद सुलह हो गई जी, मुकदमा फारिग हो गया, वो दोबारा सड़कों पे आ गया, दोबारा वो किसी न किसी को इस तरह से निशाना बनाता रहा। ये मुझे बताइए ना, ये किस तरह से बाहर आ जाते हैं लोग? जी आवाज नहीं आ रही। जी रबिया, आपसे बात कर रही हूँ। ये लोग कैसे बाहर आ जाते हैं? जी अब आ रही है। जी ये अच्छा जी, देखिए सबसे पहली बात ये कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है उसके अंदर सबसे बुनियादी किरदार जो होता है वो पुलिस का होता है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस है, अभी तो आपने कल देख लिया कि उसका सिस्टम किस तरह आपके सामने एक दफ़ा दोबारा एक्सपोज हुआ है। तो सबसे बुनियादी कि आपने पूछा छूट किस तरह जाते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसमें इन्वेस्टिगेशन और ये सब जो पुलिस का किरदार है, उसके इंडक्शन हैं, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। पहली बात तो ये है। इस वजह से अदालतों के पास जब मटीरियल ही नहीं होगा तो फिर अदालतें जो हैं वो किस तरह किसी की कन्विक्शन करेंगी। दूसरी बात है, मुझे नहीं पता कि ये केस में उसमें किस तरह वो कंप्रोमाइज तो हो नहीं सकता, कंपाउंडेबल ऑफेंस ही नहीं है, लेकिन उसमें जाहिर है काफ़ी चोर रस्ते हैं जो इख्तियार किए जाते हैं जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की जाती और फिर कोर्ट्स को जो है वो कन्विक्शन खत्म करनी है, उनको रिलीज करना पड़ता है, एक्विटल हो जाता है। तो ये बुनियादी हमारे मसाइल है, जब तक इनको हल नहीं किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। दूसरी बात आ जाती है कि कवानीन की। आपको पता होगा कि पहले आपने जो ज़िया दौर था उसमें हदूद ऑर्डिनेंस बड़ा मुतनाज़ा कानून था जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिसमें खवातीन बहुत ज्यादा उन्होंने आवाज उठाई क्योंकि वो सफरर्स थी बराह रास्त। और उसके बाद 2006 में जब बहुत ज्यादा आवाज उठी, स्ट्रगल्स होती रही, बात होती रही, इंटेलेक्चुअली भी लोग उसको देखते रहे, तो 2006 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया और उसको वो पास करके वो लॉ बन गया। उसके बाद उसके पास होने के बाद मैं समझती हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आई हैं रेप केसेस में और जिनसी जराइम में, खासतौर पे खवातीन के हवाले से। इसी तरह इसके अंदर मजीद बेहतरी प्रोसीजरल आई जो 2016 में आई इन्हीं कवानीन में, जिसमें CRPC में, जिसमें कानून शहादत में और PPC के अंदर काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स इन दोनों कवानीन की सूरत में आई। अच्छा, अब हुआ ये है कि प्रॉब्लम अब किधर आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कवानीन जो बन जाते हैं लेकिन चूंकि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक बड़ी बुनियादी वजह जो है वो मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है आपकी, जिसका आपने अभी कल ये CCPO की जो स्टेटमेंट थी, मुझे अब ये बताइए कि जब एक इस तरह की मिसोजिनिस्ट सोच होगी जो एक पुलिस फोर्स का सरबराह है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिन्होंने फैसिलिटेट करना है कोर्ट को कन्विक्शन में, तो आप किस तरह उम्मीद रखते हैं कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो एक इंडिपेंडेंट या प्रो विमेन अप्रोच के साथ वो कानूनी तकाजे जो है उनको पूरा कर सकेंगे? तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं।
हाँ, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिबेट को पर्सनलाइज करना चाहती हूँ, बिकॉज एक चीज ऐड कर दूं quickly, ये जो आपने अदाद शुमार बताए, ब्रिलियंट वर्क, बिकॉज ये एग्जैक्टली इसके लिए हमें पुश करना है। और एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, जिस तरह आपने कहा कि खवातीन के अंदर इधर नफरी इतनी कम है फॉर इंस्टेंस, तो देखिए जो मैंने अभी आपको गिनवाया, और रबिया भी बता रही है कि कौन कौन से हर्डल्स होते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा हर्डल है स्टार विटनेस जो है ना, जो रेप का विक्टिम खुद है, वो बैक ऑफ कर जाती है। क्यों? बिकॉज उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, उनको बताया जाता है दिस इज जस्ट इन वेन, कुछ भी नहीं निकलना। तो हाल ही में एक खातून जज, जो मैं पहले कही थी, आई चेक्ड अगेन, खातून जज रावलपिंडी की, उनके पास केस आया और औरत पहले आइडेंटिफाई कर चुकी थी, फिर उसने कहा कि नहीं जनाब, बाद में अगली पेशी में कि नहीं मैंने गलत आपको बताया, मुझ पे कोई दबाव डाल रहा था, ये है नहीं, वो जो थे जिनने मुझे रेप किया उनके मुंह कवर्ड थे। तो जज साहिबा ने कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रायल विल कंटिन्यू। औरत का दर्द समझ सकती है। सेकेंडली ऑल्सो मारिया क्विकली कि ये देखें, ये जो अभी रबिया बातें कर रही है सही कर रही है, जिस जीबीवी कोर्ट्स का जो मैंने आपको जिक्र किया, ये जस्टिस खोसा जो अभी लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ट्रायल्स होल्ड करते हैं जिधर जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, जिसके अंदर रेप भी है। इसमें जबरदस्त काम ये हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू है। एंड आई वुड लाइक रबिया इस पे कमेंट करें कि मुख्तलिफ एंट्रेंसेज है खवातीन के लिए, स्क्रीन के पीछे बैठ सकती हैं, दे डोंट हैव टू फेस द परपेट्रेटर, फीमेल एस्कॉर्ट्स उनको मुहैया की जा रही हैं। सो ये चीजें हमारा जो पूरा निजाम है ना, वो डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि जब खातून है ना, उसको पहले इनकरेज ये किया जाए कि तुम पसूई ना करो, आइडियली, और आइडियली उनको वो कहते हैं कि जी इसको आप कोई बात नहीं, आपके साथ हुआ है, आप भुगत लें, इसको पसू ना करें, इसमें से आपके लिए होगा नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबसे पूछ लेती हूँ, महविश, क्या कभी आप खुदा ना खास्ता जब भी आपको के ज़हन में ये कोई पूछता है कि भाई कोई पुलिस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, या आपको किसी थाने के अंदर किसी क्या वॉक इन करें जाके, कोई क्या हम कंफर्टेबल हैं इस बात में? क्या कोई इस खानदान, कोई भी इस मुल्क में कोई आदमी कंफर्टेबल है कि उनके घर की खवातीन को अगर थाने जाना पड़े, किसी भी जरूरत में, किसी भी अपनी कोई चीज गुमने की FIR दर्ज कराने की भी जरूरत, तो मारिया बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं क्या, शायद मेरा भाई भी जाते हुए पुलिस स्टेशन थोड़ा सा वो फील करता है, क्योंकि जो तरीका है, एक तो सबसे पहले तो ये जो मुहाफिज हैं, उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो आपकी बात को समझें, वो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स द विक्टिम। कोई भी मसला, सबसे पहले तो डर ये लगता है कि आपको वहां भी वायलेट किया जाएगा, आपको वहां भी, पहली बात तो एक डर है, एक खौफ है वहां जाना, प्लस स्पेशली विद रेप विक्टिम्स, इसको जो स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ, उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली लाइक मेहर सेड एंड आई नो रबिया ने कहा कि, और बेसिकली उनकी ट्रेनिंग, पहली बात तो है कि वेरी वैलिड पॉइंट है, खवातीन हैं ही कम, जो खवातीन का इशू समझ सके, फोर्सेस में भी नीड मोर विमेन, ताकि वो उस चीज को उसी तरह पैशनेटली हैंडल कर सके और वो सेंसिटिव हो। साथ साथ उन मर्द हजरात को भी, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको इस तरह ट्रेन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान इतने बड़े हादसे के बाद उसको ये पता है कि दूसरी दफा उसको वायलेट किया जाएगा, विच इज इवन मोर पेनफुल, तो उसको जिस तरह वायलेट किया जाता है उस चीज को स्टॉप करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो दे नीड टू बी ट्रेन्ड स्पेसिफिकली टू बी सेंसिटिव। और एक और बात है, मैं यहाँ पर काउंसिल करना कि उसको विक्टिम ब्लेम करने, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैं जरा ये बात कहना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअली हम सब लोग इतना पैशनेट क्यों है इस बात में, बिकॉज हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कोई क्लोज इनकाउंटर हुआ है इस तरीके का। अल्लाह का शुक्र है हम सब सही सलामत यहाँ बैठे हैं, बात करने जोगे हैं, अपना कोई यहाँ पर जो है कोई डिफरेंस क्रिएट करने की हम पोजीशन में हैं, इसलिए वी आर ऑल स्पीकिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। या मारिया, यू कुड इवन से अल्लाह माफ करे, वी आर जस्ट वन बैड लक अवे। यस, और वो जिंदगी में बहुत सारे आपके साथ ऐसे वाकयात जो गलत हो सकते हैं, लेकिन खुदा की करम से या किस्मत से या गुड टाइम एंड प्लेस में आपके साथ नहीं होते, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। इसमें जो आपको वायलेट करने वाला है या जो क्राइम करने वाला है, उस वक्त हम सब उसके रहमो करम पे होते हैं, लेकिन अगर हम उससे बच जाएं तो उसमें हमारी खुशकिस्मती है। उसमें ये नहीं कि रियासत ने हमें कोई उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये मैं बड़ी क्लियरली बात कह रही हूँ कि अपनी खवातीन को बड़ी हद तक हम सपोर्ट नहीं कर पाए। रबिया, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बिकॉज हर किसी का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, वर्किंग वुमन, आप कोर्ट्स में जाती है, मैंने आपको देखा, आप कब से फील्ड में काम कर रही है, क्या ये हम सबका ट्रॉमा नहीं है? और ये मुझे बताइए, हमें कहा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन क्या हर रोज जिंदगी में कभी ना कभी हमने कोई ट्रॉमा फेस नहीं किया?
देखिए बात ये है कि वो तो आपको जब हम जो भी वर्किंग वुमेन है, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि वो एक समाज से लड़के, उन रवायात से, उस कंजर्वेटिव सोच से लड़के वो काम करती हैं। हेलो, आप सुन सक रही हैं मुझे? जी बताइए। अच्छा, हाँ। तो वो हाँ जी, उनके लिए दो बैरियर्स होते हैं। पहला बैरियर जो प्रोफेशनल खातून है, उसने एक तो अपनी जो मेहनत करती है और उसने वो प्रोफेशनल बैरियर क्रॉस करना होता है कंपटीशन में आने के लिए। सबसे जो बुनियादी चीज होती है, उसने बतौर फीमेल अपने एक सोसाइटी के साथ मुजामत करके बहुत सारे रवैयों के खिलाफ, जरूरी नहीं होता कि क्राइम ही आपके खिलाफ हो, ये जो रवैये हैं ये इंडेटेड है, ये इम्बेडेड ही क्रिमिनल रवैये आपके खिलाफ जो खवातीन के होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर के, लेकिन मैं एक चीज को जरूर मैं समझती हूँ कि मुझे इस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे आने वाली बच्चियां हैं, मैं ये देख रही हूँ कि अब बेशक हमारा रियासती बयानिया वही कंजर्वेटिव बयानिया है, वो औरत को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद अब अवेयरनेस इतनी आ गई है, हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, अब ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। तो अब मेरा ख्याल है कि औरत जो है वो बिल्कुल भी कभी भी कमजोर नहीं थी पाकिस्तान की औरत, और अब वो और मजबूत होती जा रही है। तो इसलिए अब आसान नहीं है कि उनके हकूक जो है उनको वायलेट किया जाए या उनके खिलाफ कोई इस तरह की कोई क्राइम्स हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कवानीन जो हैं, मैं समझती हूँ कि प्रो विमेन बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई है, जैसे मैंने भी आपसे पहले भी जिक्र किया, और ये सारी की सारी जो है इसमें सिर्फ खवातीन का अपना किरदार है कि उन्होंने खुद अपने आप देखें, जिया दौर में आपको वैफ की स्ट्रगल पता है, उसके बाद आप हदूद लॉज के खिलाफ, फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया, इसके पीछे इसके पीछे तकरीबन 10 साल हम लोगों ने काम किया, और उसके बाद ये लेजिस्लेशन मुमकिन हुई। और फीमेल एमपीएस वो पुश करती हैं इसको, कवानीन को, वो जो है इसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, उसमें भी, इसमें अगर आपने बात की है तो उसमें मैं ऐड करूंगी कि मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी पॉलिटिकल पार्टी से कि आप प्लीज अपनी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप आगे आने दें, और ये जो आपने उधर एक निजाम बनाया हुआ है ना, ये फैमिली सिस्टम, उसको खत्म कर दें, मेरिट के ऊपर उधर खवातीन आए, आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने खराज तहसीन पेश कर दी। जब शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था ना, तो आधी असेंबली की खवातीन जो है ना अपनी जमात के साथ जाके खड़ी हो गई थी, एक औरत के पीछे नहीं। मैं इसके लिए मैंने ना हाथ जोड़े हैं, अभी मैंने हाथ जोड़े हैं स्क्रीन पे कि खवातीन के इश्यूज के ऊपर ना आप प्लीज सियासत करना छोड़ दें, हमें बख्श दें, हमें हमारे औरत भी औरत के ऊपर सियासत ना करे ना, सबसे ज्यादा टांग तो हम खुद खींच लेते हैं। बिल्कुल आप सियासत करना छोड़ दें खुदा के वास्ते, और ये हमें खुद इसको टैकल कर लेने दीजिए। लेकिन मुझे एक और बात है, ये जो विक्टिम के ऊपर जो घबरा रही है खातून सामने आने से, ये मुझे बड़ी तकलीफ है, बिकॉज पूरे मुआशरा उसके साथ खड़ा है, इस मुल्क की तमाम खवातीन उसके साथ खड़ी हैं और सबकी मॉरल सपोर्ट उसके साथ, उसके बावजूद वो सामने नहीं आना चाह रही। सोचें, देखिए मुझे लगता है कि इसका एक लार्ज पार्ट है वो सदमा, वो ट्रॉमा, नफ्सियाती, जिस्मानी, जज्बाती, हर सतह के ऊपर, जिसकी ऑफ कोर्स एकदम रिहैबिलिटेशन या उसकी वो ट्रीटमेंट तो बहुत वक्त लगेगा उसकी और उसकी औलाद को। तो एक ये बहुत बड़ा है। दूसरा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने आज सोचा कि इसके घर के आदमी क्यों इसकी पीछे खड़े नहीं हो जाते कि स्टैंड, फाइट, वी आर स्टैंड। मैं कहती हूँ कि मुझे ऑनेस्टली गूज़बम्स हो रहे हैं क्या, क्योंकि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन अभी के बात सही है। मैं भी काम करती हूँ, आप भी काम करती हैं। यू मैरिड टू अ पुलिसमैन, आई एम मैरिड टू अ मैन हु सपोर्ट्स अ वर्किंग वुमन। नो मैटर, मैं पूरे दुनिया में फिरती हूँ, मैं रिपोर्ट करते हुए, काम करते हुए। आई रिमेंबर क्लियरली कोई इंसिडेंट हुआ था, घर का ही कोई इशू था, कहीं जाना था, एंड ही सेड तुम्हारा क्या काम है थाना कचहरी में, तुम जाओगी। सो ठीक है, वो उधर माहौल नहीं है। मगर दैट बीइंग सेड, अगर हमारे घर के आदमी हमें तहफ्फुज़ नहीं फराम, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें वो अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए। अगर वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देंगे तो हम ये सीसीपीओ जैसे आदमियों से कैसे टक्कर लेंगे। इनकी ज़हनियत तो वैसे ही हमें पस्त करना चाह रही है। देखिए, मैं जब अपने घर से बाहर कदम रखती हूँ ना, तब मैं किसी की माँ बहन या बेटी नहीं हूँ, तब मैं एक आजाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी हूँ, और मेरे ऊपर वो सारे रूल्स और मुझे सारा आइन प्रोटेक्ट करता है, उतना ही जितना एक आदमी को करता है। चाहे रात के 12:30 हो, जनाबे वाला, दोपहर के 3 बजे, फजर का वक्त, चाहे आपके साथ बच्चे हो, गाड़ी में पेट्रोल हो ना हो, एब्सोल्युटली। सो ये मुझे लगता है, आई वुड रियली, आई वंडर, आई होप, मैं किसी जजमेंट नहीं पास कर रही, बट आई होप इनके जो भी मर्द हजरात हैं घर के, आई होप दे बिकम हर स्ट्रेंथ राइट नाउ एंड दे डोंट जज। आई होप सो, आई रियली होप सो, बिकॉज ये अब मुझे समझ में नहीं आ रही है, रियासत जो है ये उससे पूछ रही है कि आप रात को क्या कर रही थी। एंड आई एम रियली श्योर, जिंदगी में जब हम कुछ गलती करते हैं, हम बार बार अपने थॉट प्रोसेस में सोचते हैं कि मैं उस वक्त क्या सोच रही थी, काश वो खातून हर वक्त हर सांस के साथ ये सोच रही होगी कि काश मैं जीटी रोड पे चली जाती, काश मैं पेट्रोल चेक कर लेती, काश मैं अपनी गाड़ी को सुबह आ जाती,
काश मेरे बच्चे उस दिन मेरे साथ ना होते, काश 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 काश। एंड आई होप वो आपका आज शो देख रही हो, आज उसे हम सबको ये कहना चाहिए कि ये कोई काश सच नहीं है। हाँ। आपने जो किया अपने मुताबिक किया, अपने बच्चों के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए किया। सो आई मीन दिस विक्टिम ब्लेमिंग हैज टू स्टॉप। It was a bad time. He was a bad person. वो एक घटिया आदमी था, ये गलत वक्त था आपके लिए। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका ऑनर इंटैक्ट है और आप ही को इस माशरे में ना कि आप किस तरह प्रिवेंट कर सकती थी। ये मैंसप्लेनिंग है ना, वो हमें बताते हैं कि हमने कैसे बिहेव करना है, हमने जज्बात दिखाने या नहीं दिखाने। खैर ब्रेक पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों खवातीन का। इसके बाद वापस आएंगे, कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी से में हम बात करेंगे वो जो हमें कहा जाता है कि आप घर में अगर रहेंगे तो आप ज़्यादा महफूज रहेंगे। शायद वो दिन का कोई भी वक्त हो, ख़ास तौर पे रात के वक्त अगर आप घर में हो तो ज़्यादा महफूज हो। उनके लिए मैं इत्तला दे दूं कि ये वाक़या जो है ये आज रिपोर्ट हुआ है सरगोदा में, और ये जो खातून है ये अब इस दुनिया में नहीं है। और इस दुनिया में वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उनके अपने ही भाई ने कत्ल करके अपने ही घर में उसके सहन में दफन कर दिया है। और ये एक भाई है जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, और इस भाई का कहना है कि चूंकि उसको अपनी बहन के किरदार के ऊपर शक था, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इसलिए उसने ये सोचा कि उसे कत्ल करके अपने ही घर के सहन में दबा देना चाहिए। तो ये घरों के अंदर क्या हो रहा है खवातीन के साथ, इससे बड़ी उसकी एग्जाम्पल और इससे बड़ा तमाचा हमारे मुआशरे के मुंह पे और कुछ हो नहीं सकता। और ये कोई फॉरेन एजेंडा नहीं है, ये आपके अपने मुल्क की आवाम है और ये उनकी सोच है जिसका गम्बाजी ये एक वाकया करता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीड करना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।